नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात ज्ञानवापी मसले की करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में मस्जिद परिसर में हो रहा सर्वे का काम रुका हुआ है। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वे कर रही टीम को मस्जिद में जाने से रोक दिया, जिसके चलते फिलहाल वीडियोग्राफी की कार्रवाई स्थगित हो गई है। शुक्रवार को भी शाम को 4 बजे से 7 बजे तक वीडियोग्राफी हुई थी। इस दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा समेत दोनों पक्षों के कुल 28 लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं सर्वे के दूसरे दिन वाराणसी की अदालत में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका पर सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील आदेश की कॉपी लेकर मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने कार्रवाई रोकने की अपील की। मुस्लिम पक्षकारों के भारी विरोध के बाद कार्रवाई स्थगित हुई है, जिसके बाद हिंदू पक्ष और एडवोकेट कमिश्नर सभी परिसर से बाहर निकल गए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील मेहराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भरोसा नहीं होने के चलते वीडियोग्राफी स्थगित हुई है। अब 9 मई को इस पूरे मसले पर अदालत फैसला देगी। अब सभी की निगाहें कोर्ट के 9 मई के फैसले पर टिकी हुई हैं, जिसमें यह तय होगा कि आगे ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले पर कार्रवाई कब और कैसे होगी। ललितपुर और चंदौली में पुलिस पर आरोप की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो कलेक्ट्रेट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए दोनों घटनाओं को लेकर सीबीआई जांच की मांग रखी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। चंदौली और ललितपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खास बात है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ कलेक्ट्रेट गेट पर भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आलोक जी, क्या मामला है? ललितपुर में आप जानते हैं कि कितनी जघन्य हत्या, वो एक लड़की जिसका बलात्कार हो चुका था, 3 व्यक्तियों द्वारा वो कंप्लेन करने जाती है पुलिस थाने में, उसका भी वहां पे पुलिस थाने में पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जो है उसका बलात्कार होता है। चंदौली की आप घटना जानते हैं कि वहां पे पुलिस गई एक अपराधी को ढूंढने, लेकिन अपराधियों की बहन के साथ उन्होंने मारपीट की और उसमें उनकी हत्या कर दी जाती है। जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एक तरफ आप देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे बुलडोजर चल जाता है, ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसको शॉर्टकट इन्होंने बना दिया है बुलडोजर, और बुलडोजर गरीब पे ही चलता है। ऐसे लोगों पे कभी बुलडोजर नहीं चलता है। पुलिस को इससे क्या हुआ है कि इसको एक ताकत मिल गई है कि हम जो मन करे हम वो कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है जो बुलडोजर। ये सरकार ही बनी है सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर। सरकार इसके नाम पे बिल्कुल नहीं बनी है। सरकार जोड़ तोड़ करके बनी है। सरकार जो है जाति का समीकरण करके बनी है, धर्म का समीकरण करके बनी है। सरकार कानून व्यवस्था के लिए नहीं बनी है, कभी थी भी नहीं। बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। इनके पिछले टर्म में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के खिलाफ। आप जानते हैं ये कानून व्यवस्था भी सरकार नहीं बनी है और ये कानून व्यवस्था कभी दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जो है काम करने का तरीका ये है कि एक जो है कैओस क्रिएट करो, एक समाज में जो है आपस में विघटन जो ये क्रिएट कर रहे हैं, उससे सारी चीजें बिगड़ रही हैं। और इस तरह की ये आरोप तो अब आम आदमी पार्टी पे भी लग रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सरकार बनी और अब 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई तजिंदर सिंह बग्गा को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ पे FIR हुई वहाँ की पुलिस ने वो समझा कि वो मैटर जो है कार्रवाई करने लायक है, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, कार्रवाई होती रही है इस तरीके से। आपको देखिए, आलोक जी हैं, कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो सरकारें दमनकारी नीति अपना रही है उसी को लेकर इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। और खासकर ललितपुर और चंदौली में जिस तरह से पुलिस पे आरोप लगे, उसको लेकर महिला सुरक्षा पर फिर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इसी को लेकर सीबीआई जांच की मांग करने के लिए पूरे प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेटों पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने के लिहाज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया, जिसके तहत उनका पहला कार्यक्रम गोंडा जिले के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया। इस योजना बैठक में भारी तादाद में उपस्थित लोगों की भीड़ को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने शपथ दिलाई कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे जब तक हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनको अयोध्या की सीमा में दाखिल नहीं होने देंगे। कर रहा हूँ, मेरा जिले जिले में दौड़ा शुरू हो गया, पोस्टर बैनर सब लगने शुरू हो गए। आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है, कल मेरा तरफगंज में कार्यक्रम है, परसों मेरा नंदनी में कार्यक्रम है, 9 तारीख को मेरा बस्ती में कार्यक्रम है, उसी 9 तारीख को मेरा अंबेडकर नगर में कार्यक्रम है, फिर मेरा बलरामपुर में कार्यक्रम है, मेरा कैसरगंज में कार्यक्रम है। मैं अपने लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए, देवी पाटन मंडल का अपना एक इतिहास है।
उत्तर प्रदेश का भी अपना इतिहास है। देश पर जब जब भी संकट आया है, हमने बढ़ करके उस संकट को झेला है। मैं अपने लोगों को आह्वान करता हूं कि इस दुष्ट को उत्तर प्रदेश की धरती पर मत घुसने दो जब तक ये माफी न मांगे। तो वहीं लखनऊ स्थित रजत पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत करी। इस दौरान मटियारी में स्थित रजत पीजी कॉलेज कैंपस में डॉक्टर आरजे सिंह बैडमिंटन स्पोर्ट्स अकेडमी का भी राज्यपाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान रजत रंजन सिंह सहित 12 विभूतियों को समाज में श्रेष्ठ कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया। साथ ही संगोष्ठी कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगा डे भव्य तौर पर मनाने का आह्वान किया है। कुल 12 लोगों को सम्मानित किया गया है विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें पुष्पलता सिंह जी को शिक्षा के क्षेत्र से, उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र से डॉक्टर मंजू सिंह को, डॉक्टर अनिल सिंह को एजुकेशन के क्षेत्र से, अन्य ऐसे कई लोगों को, डॉक्टर सुभाष तुली को कॉमर्स के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से सभी लोगों को आज सम्मानित माननीय गवर्नर महोदय द्वारा किया गया। वहीं रायबरेली के इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। बतौर मुख्य अतिथि रायबरेली सदर विधायिका अदिति सिंह ने सभी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि कुल 50 छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उनका लाभ छात्राओं तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं विधायिका अदिति सिंह ने कहा कि छात्राओं को डिजिटल वातावरण में सक्षम बनाने के लिए योगी सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारिता और फुटबॉल जगत में अभिनव योगदान देने के वाले स्वर्गीय सुभाष मिश्रा की पहली पुण्यतिथि के आयोजन पर ला मार्टिनियर मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। इस दौरान 2 दिवसीय मैच में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मैच का शुभारंभ करने के लिए प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, सुभाष मिश्रा पत्रकारिता जगत के साथ साथ फुटबॉल खेल में भी अभिनव रुचि लेते थे। उनकी पहली पुण्यतिथि पर फुटबॉल मैच का आयोजन हो रहा है, ये प्रशंसनीय है। ये श्री सुभाष मिश्रा जी का पुण्यतिथि पे बरसी जो है, उस पर हम लोग का ये प्रोग्राम है। उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो उस पर चूँकि वो बहुत बड़े खेल प्रमोटर थे, वो खेल के प्रमोशंस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, फुटबॉल के प्रमोशंस के लिए। तो उनकी इस एनिवर्सरी पे हम लोगों ने यहाँ पर शहर की चुनी हुई 8 टीमों को 7 साइड टूर्नामेंट में बुलाया है और 2 दिन का ये टूर्नामेंट है। आज क्वार्टर फाइनल्स होंगे, कल सेमीफाइनल्स होंगे, कल सेमीफाइनल और फाइनल होगा। सुभाष मिश्रा जी को हम बहुत करीब से जानते रहे हैं और चूँकि मैं पत्रकारों में भी बहुत हमारे मित्र हैं, मैंने ऐसा कोई पत्रकार देश में और प्रदेश में भी नहीं देखा जो कि इस तरह से किसी स्पोर्ट्स में इतना कमिटमेंट। सुभाष जी का कमिटमेंट पत्रकारिता में जितना था उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में था, और शायद स्पोर्ट्स में था इसलिए पत्रकारिता में भी उनका जो डेडिकेशन था वो भी बहुत हाई डिग्री का था। सुभाष जी के जाने का हम सब लोगों को दुख है। मैं इन सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जे सिंह जी हैं, ये परवेज, यहाँ पे जो लमार्टिनर के मिस्टर सिंह हैं, इन सबको मैं इस बात के लिए साधुवाद और बधाई देता हूँ कि वो इस तरह का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके प्रति में इससे नए बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और सुभाष जी के लिए इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं। अलीगढ़ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को विधानसभा और जिला पंचायत के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा बढ़ा। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत 1250 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों की 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, जिसमें 5 मिनट में फीडबैक और 687 किलोमीटर की मशाल दौड़ के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के तमाम सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी खुद मशाल लेकर दौड़ी थी, जिसको लेकर पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा। इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। तो वहीं अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के वार्ड संख्या 55 की मदीना कॉलोनी और भुजपुरा क्षेत्र के लोग दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि खरीद कर पानी पीने से घर का बजट गड़बड़ा रहा है।
ये समस्या करीबन 15 दिन से लगातार जारी है। इलाके में 7 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज हो गया, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है। सासनी गेट इस क्षेत्र के इलाके में ज्यादातर हैंडपंप भी खराब हैं। लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ऐसे में दवाई का खर्चा भी झेलना पड़ रहा है। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 55, मदीना कॉलोनी और भोजपुरा में पुरानी जर्जर पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने की वजह से गंदा पानी आ रहा है। 7 दिन के अंदर लीकेज पाइपलाइन को सही करवा दिया जाएगा और पहले की तरह क्षेत्र की जनता को शुद्ध पानी मिल सकेगा। बहुत परेशानी है, ये जगह गंदा पानी आ रहा है। लोग बागों से शिकायत करते ही कोई असर नहीं हो रहा है, इन पे आते ही लौट कर चले जाते ही देखकर। लिहाजा ये है कि हमें बहुत परेशानी है, गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार। हमें पानी चाहिए ये जगह और लिहाजा ये एक नल वैसा चाहिए हर वक्त 24 घंटे का। मजदूर लोग प्यासे भी जाते हैं यहाँ से, मतलब कोई नल नहीं है। मेरे संज्ञान में है कि अमृत योजना के तहत वार्ड नंबर 55 जो आप मदीना और भोजपुरा क्षेत्र बता रहे हैं, उसके लिए नए ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं और नए ट्यूबवेल्स बनाए गए, जिनकी कमीशनिंग का काम और टेस्टिंग का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण गंदे पानी की शिकायत हो सकती है। जहाँ जहाँ से भी गंदे पानी की शिकायत प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग प्राथमिकता पे, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका निस्तारण करा रहे हैं। फिर भी एक बार पूरे उस क्षेत्र का मैं सघन निरीक्षण करा के जहाँ भी गंदे पानी की शिकायत होगी उसको दूर किया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। थाना अलीगंज में तैनात सिपाही के खिलाफ अजीबोगरीब शिकायत की गई। आरोप है कि सिपाही लोगों से वसूली के लिए अपने कुछ खास गुर्गों को अपनी वर्दी किराए पर दे दिया करता था। हाल ही में उसके एक गुर्गे ने एक दूधिया को कमरे में बंद करके उससे 45,000 रुपए की वसूली कर ली। एसएसपी ने सिपाही पर लगे आरोपों को सीओ को जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। अलीगढ़ जनपद में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग में सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों का वास्तविक आंकड़ा जुटाने की जिम्मेदारी सभी खंड शिक्षा अधिकारी को देता नजर आया, जिसको सील किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने साल 2019-20 में 34 स्कूलों को नोटिस भेजा था, जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। अब इन स्कूलों को सील करते हुए इसमें पढ़ रहे बच्चों का पास की मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। जिला बेसिक विभाग में भी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने विकास खंड में कितने अवैध स्कूल संचालित हो रहे हैं, इसकी जानकारी एकत्रित करनी होगी और जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहा गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने इन अवैध स्कूलों को बंद कराने के फरमान जारी किए थे। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने इन अवैध स्कूलों को बंद कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया और जो कि 7 दिनों के अंदर जनपद के अवैध स्कूलों को बंद करवाया जाएगा। देखिए, जनपद अलीगढ़ के लिए क्या पूरे प्रदेश के लिए ये जो अमान्य स्कूल है, इस पर डायरेक्टर साहब का विशेष वो है कि जो अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी से हमने सूचना मांगी है कि अपने ब्लॉक का भ्रमण कर लें और ये चिन्हित कर लें कौन सा स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है और उस पर गैर मान्यता प्राप्त होने के बाद उसको नोटिस और जो कार्रवाई की जाएगी। महंगाई ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया। एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई। इस बार सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सिलेंडर महंगे होने पर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करने पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जिस तरह से गैंगस्टरों की तरह सरकारें चल रही हैं, इस बढ़ती महंगाई पर जो आज 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सिर्फ एक बात कहेंगे कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, आपने सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ाए, 50 रुपए बढ़ाए हैं। और आप यकीनन जब सिलेंडर के दाम 300 रुपए थे तो आपकी पार्टी की नेत्री जो अमेठी से भूल से एमपी हो गई हैं, गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करती थी। सारे आपके जो आज मंत्री परिषद के सदस्य हैं
वो सड़क पर प्रदर्शन करते थे 300 रुपए सिलेंडर पर। आज सिलेंडर की कीमत 1000 पार कर गई, एक बार में 50 रुपए बढ़ाते हैं तो लोग दो चीजों से डरते हैं। एक तो विरोध करने पर जो आपकी गैंगस्टर नामक पुलिस है उठा के लोगों पर मुकदमे करती है, तो सिर्फ धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और ये धन्यवाद कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर महंगाई के विरुद्ध, महंगे गैस सिलेंडर के विरुद्ध, जिस तरह से 50-50 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं उसके विरुद्ध सड़क पर उतरकर मोदी जी को धन्यवाद देगी कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 300 रुपए में प्रदर्शन और 50 रुपए बढ़ाने पर राष्ट्रवाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 30% काम पूरा हो चुका है। इस समय प्लिंथ को ऊंचा करने का काम चल रहा है। नींव को केवल कंक्रीट से तैयार किया गया है, इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। कर्नाटक और तेलंगाना से पत्थर मंगवाए गए हैं, उन्हीं से निर्माण कार्य को पूरा कराया जा रहा है। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण को 2 चरण काम पहले ही पूरा हो चुका है, अब तीसरे चरण का काम शुरू हो गया है। ग्रेनाइट के पत्थरों का ब्लॉक बनाया गया है। ब्लॉक 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है और एक ब्लॉक करीबन 2.5 टन का है। इसी तरह से 17,000 ब्लॉक मंदिर निर्माण में लगाए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें जोत सिंह बिष्ट प्रदेश संगठन समन्वयक और इसी तरीके से तमाम लोगों को अलग अलग पद सौंपे गए हैं और जल्द ही जो पद रिक्त हैं उनको भी भर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होकर इस मंच से पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। मैंने अपनी बात तो जो फेसबुक पर पोस्ट किया कल सुबह, कांग्रेस छोड़ने के कारण साफ तौर पर उस पर लिखा हुआ है और आपकी जानकारी में आया होगा। कोई भी राजनीतिक दल कोशिश करता है कि चुनाव में भागीदारी करके सफलता मिले और उसके बाद जो जनहित के मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर काम कर सके। जी तो हमारे साथ आने के बाद हमारे हौसले और हिम्मत को उन्होंने बढ़ाया है। संगठन के इतने अनुभवी और कांग्रेस पार्टी में, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि लंबा समय, अब 40 साल से भी लंबा समय क्या होता है एक पार्टी के अंदर, ये अपने आप में देखने वाली बात है। जहां तक रही कि कांग्रेस छोड़ने वाले के और भाजपा में जाने के बीच में हम खड़े हो गए हैं, ये कुछ समय आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद भाजपा और हम ही आमने सामने होंगे, कांग्रेस बीच में से कहीं नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए पार्टी प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम करने जा रही है, जिसकी शुरुआत कल बागेश्वर के कौसानी से होगी। प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि पहले चरण में 7 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तराखंड में अभी जिलों के प्रशिक्षण हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। कल से जिला प्रशिक्षण प्रारंभ है। मैं स्वयं बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के प्रशिक्षण में मैं जाने वाला हूं। ऐसे 7 जिलों के प्रशिक्षण अभी पहले चरण में होने हैं और दूसरे चरण में चंपावत का जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव के बाद दूसरे चरण के ये प्रशिक्षण होंगे। केदारपुरी के रक्षक भुकुट भैरवनाथ के कपाट वेद रचाओं और मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने के पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करते हुए भैरवनाथ से मनौतियां मांगी। भैरवनाथ को केदारनाथपुरी का क्षेत्र रक्षक माना जाता है और भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदारनाथ के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और आरती शुरू होती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।